हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बजट रिलेटेड ही रहेगा। और लास्ट पिलर आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस ऑल्सो। क्योंकि आपको यूपीएससी अगर देखें तो आपको इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम गवर्नेंस को लेकर पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज लेकर आई ताकि अपने गवर्नेंस को बढ़ा सके और अपना जो इंटरफेरेंस है हर पॉलिसी में उसको रिड्यूस कर सके। तो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको मैं मेन इंपॉर्टेंट बजट पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ कि इसके तहत इस सिक्स्थ पिलर के अंडर क्या क्या इन्होंने अलॉटमेंट्स किए हैं फंड्स से रिलेटेड। उसके बाद हम ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस जो पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस पर्सपेक्टिव एंड प्रीलिम्स ऑल्सो। तो लेट्स मूव ऑन दोस्तों, आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग कोर्सेज देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए और इसी तरह आपके कोर्सेज को आप परचेस कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि आपके जो एंट्रेंस लेवल एग्जाम है इजीली क्लियर कर पाएँ। और दूसरा हमारा इनिशिएटिव है दोस्तों कि आपके जितने भी मैथ्स डाउट्स हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए आप, फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, सारे डाउट्स आपको रियल टाइम में सॉल्व कर दिए जाएंगे फेस टू फेस हमारे पर्सनल मैथ्स एक्सपर्ट एजुकेटर के द्वारा। ओके, और आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा कि किस तरह से आप एग्जाम्स को प्रिपेयर हो सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो आज ही जाइए, हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, सारे डिटेल्स को गो थ्रू हो जाइए अच्छी तरह से और अपने सेशन को बुक कीजिए अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा पिलर नंबर 6 है, दैट इज लास्ट पिलर। बेसिकली हमारा जो बजट है वो 6 पिलर्स के ऊपर डिपेंड रहा है। तो वन बाय वन हमने सारे पिलर्स को डिटेल एनालिसिस में पढ़ा और हमारे जो प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स। अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर। वी हैव अ डिटेली एनालिसिस ऑफ एवरी ईच एंड एवरी स्कीम्स कि कब उसका एवॉल्वमेंट हुआ था, किस तरह से कंटिन्यूटी हुई है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, और इस बार गवर्नमेंट ने इसको कितना अलोकेट किया और कितने साल तक इसको बढ़ाया है। हमने सारा लिंकेज करते हुए पढ़ा है सारे स्कीम्स के रिलेटेड। तो आप प्लीज़ वॉच कीजिए ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में भी मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस किस तरह से किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहले हम जो है बजट रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके तहत गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लेकर आए हैं। तो पहली बात जो है ट्राइब्यूनल्स, जो भी जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स हो गया या जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, ओके, तो उनको स्पीडी रिफॉर्म्स करने के लिए, स्पीडी जस्टिस लाने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स ने इन्होंने घोषित किए और इन्होंने ये भी कहा है कि आगे चलकर एक प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर बिल भी लेकर आएंगे ताकि जो केसेस वहाँ पे चल रहे हैं उसको स्पीडी जस्टिस मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि जो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ओके, जो नेशनल कमीशन फॉर्म किया गया था इनके अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, उनके इस पर ट्रांसपेरेंसी लाने का वादा किया गया है और 56 जो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन उसको प्रॉपर रेगुलेट किया जाए। ये भी इन्होंने बात की है हमारे निर्मला सीतारामन जी ने। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर फंडिंग एलोकेट की जाएगी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और उनके करियर के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट किए जाएंगे अंडर फॉर दिस allied healthcare professionals के लिए। ओके, सो these are the two basic main points which they have started the maximum governance। जब इन्होंने स्पीच में कहा था तो पहला पॉइंट यही कहा था इन्होंने कि हम ट्राइब्यूनल्स को स्पीडी जस्टिस करेंगे, बिकॉज गवर्नेंस ऑन द बिहाफ ऑफ, अगर आप देखें ऑन द होल, बेसिकली इट्स नथिंग बट डिलीवरिंग ऑफ जो भी आप कहें डिलीवरी टू द पीपल, या व्हाट आर द स्कीम्स विच आर प्रॉपरली डिलीवरिंग और नॉट टू द पीपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आपने कई सारे स्कीम्स को ला लिए बट प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो क्या फायदा हो रहा है, कि पब्लिक क्या रिस्पॉन्स जा रही है, पब्लिक को आप अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे क्या डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये करना चाहते हैं आप प्रॉपरली तो यू हैव टू रिड्यूस द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इन द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन द सेंस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा नहीं रहना चाहिए आपको, तब जाकर आपको मैक्सिमम गवर्नेंस मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने भी, जो भी आईएएस ऑफिसर, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, जब उनके साथ उनका इंटरैक्शन हुआ था तो उन्होंने भी इस पॉइंट को जो है फोकस पे डाला था कि आप इवन दो आपका एरिया छोटा हो, आपकी जो डिपार्टमेंट्स है वो कन्फाइंड हो,
बट एनी हो, आपका जो छोटा से छोटा डिसीजन भी पब्लिक के लिए इम्पैक्ट करने वाला है। तो ये बड़ी अच्छी बात, मुझे, मैंने उस कॉन्फ्रेंस को लाइव देखा था, किस तरह से उन्होंने इंटरेक्ट किया था, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। इवन दो हमारा एरिया, हमारा सर्किल, हमारी जो पोस्टिंग है वो छोटी रहेगी, हमारा जो डिसीजन है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है वहाँ के लोकल पीपल्स के लिए। कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको जो फंड्स अलोकेट किए गए हैं, आपके जो अंडर जो स्कीम्स आ रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए दिए गए हैं, आप किस तरह से डिलीवर कर रहे हो, उसका फायदा किस तरह से लोगों के पास पहुंच रहा है, ये रिलेट करेगा आपको गवर्नेंस के लिए। दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट गवर्नेंस। तो ट्राइब्यूनल्स आप रिलेट कर सकते हैं, वहाँ पे कई सारे पेंडिंग केसेस चलते हैं, तो स्पीडी जस्टिस के लिए रिफॉर्म लाना भी बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनके इस पर भी ट्रांसपेरेंसी लाना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। और नेक्स्ट इन्होंने वादा किया है कि नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन बिल लाया जाएगा, ताकि नर्सिंग प्रोफेशंस के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, ओके, उनका प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो, उनके प्रॉपर सीट्स अलोकेट किया जाए, और उसको रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्होंने प्रपोज किया है। बट आगे चलकर ये बिल भी इंट्रोड्यूस होगी पार्लियामेंट में, वी विल सी क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस फीचर्स रहेंगे। बेसिकली अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लाया जा रहा है। एंड नेक्स्ट हो गया आपको प्रपोज्ड कंसिलिएशन मैकेनिज्म। सो जितने भी जो डिस्प्यूट्स है रिलेटेड टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वो जो है कई सारे डिस्प्यूट्स चलते हैं उनके रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर्स, ओके, रिलेटेड टू बैंकिंग इश्यूज, और दूसरे जो एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट दूसरे यूनिट के साथ कुछ डिस्प्यूट चलता होगा, तो ये सारा कुछ क्विक रेजोल्यूशन लाने भी इन्होंने बात की है। एंड 3768 करोड़ ऑफ रुपीज़ हैज़ बिन एलोकेटेड। पहली बार जो डिजिटल सेंसस कैरी आउट किया जाएगा, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पहली बार है जो सेंसस हमारा डिजिटली जा रहा है दोस्तों। एवरीथिंग इज गोइंग टू डिजिटल नाउ। पेमेंट्स पहले डिजिटल हो गए, उसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्राम्स डिजिटल किए गए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट सर्विसेज को भी डिजिटल किया गया है, लाइक मेनी सर्विसेज, EPFO और उमंग सर्विसेज। अगर आप देखें पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था इसके बारे में, जब डिजिटल पेमेंट्स के बारे में गवर्नमेंट बताई थी, राइट। तो इस बार पहली बार जो है डिजिटल सेंसस भी करने की बात की गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बजट एलोकेशंस पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट जो है एग्जामिनर को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। जहाँ कहीं भी फर्स्ट रहेगा ना, उठाकर पूछ देता है आपको एग्जाम में कि इस बार जो डिजिटल सेंसस की बात की गई थी उसके बजट के अंदर कितना फंड्स एलोकेट किया गया था, ऐसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड। नेक्स्ट जो है आपको 300 करोड़ ग्रांट किया गया है फॉर गवर्नमेंट ऑफ गोवा, क्योंकि इस साल जो है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया है, बिकॉज द स्टेट हैज़ बिन लिबरेटेड फ्रॉम पोर्चुगीज। तो उनको 300 करोड़ अलोकेट किए गए हैं, और 1000 करोड़ हैज़ बिन अलोकेटेड फॉर वेलफेयर ऑफ टी वर्कर्स। जितने भी टी वर्कर्स मिलेंगे आपको, उनके वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए, उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ डेवलप करने के लिए, उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए 1000 करोड़ इन्होंने अलोकेट किया है। बेसिकली दिस मेनली फोकस ऑन असम एंड वेस्ट बंगाल। ओके, एक स्पेशल स्कीम लाया जाएगा, उसके तहत इनको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अभी ई गवर्नेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस नाउ। जस्ट अ मिनट। जी दोस्तों, तो मैक्सिमम गवर्नेंस किसे कहते हैं? अभी तक तो हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए जो बजट रिलेटेड थे। तो आज हम जो सिक्स्थ पिलर है ना, जो नाम रखा गया है सिक्स्थ पिलर को, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिए, मैक्सिमम गवर्नेंस इज नथिंग बट, इसको इसीलिए इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि हम करप्शन को रोक सकें। बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज़ जो अभी ऑनलाइन कर दिए गए हैं, मैं बेसिकली EPFO की बात करूंगा, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसा मत समझिए कि मुझे दूसरे एग्जाम्पल नहीं आते हैं, बट कॉमन पीपल के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। तो पहले अगर आप PF अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, उसको आप फॉर्म फिलअप करो, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी करने के लिए ब्राइब करो वहाँ के ऑफिसर को। तो ये सारा कुछ निकाल कर अभी ऑनलाइन कर दिया गया है। जस्ट आपको जो है अपना बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स मैच करवाना पड़ता है, ओके, आधार OTP लिंक रहेगा, लिंक करवाना पड़ता है, OTP आएगा, सबमिट करें, खत्म, विद इन 7 डेज में आपके पैसे आ गए। तो सारा कुछ इसीलिए लाया गया है ताकि हम ये जो ब्लैक मनी है, ये जो करप्शन है, इसको रोक पाए, राइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या रहेगा? क्विक, ओके, क्विक, जल्दी, क्विक इन टाइम बाउंड मैनर, कि आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उसमें आपके सारे सर्विस हो जाएंगे। और गुड पॉलिसी डिसीजन लेने भी आपको मदद करेगा। और आज की जो पब्लिक है ना, दे आर एक्सपेक्टिंग फास्ट डिलीवरी, दे डोंट हैव पेशेंस नाउ, दैट जनरेशन हैज गॉन। जहाँ पे अगर आपने मूवीज में देखा होगा कि लोग लाइन पे खड़े रहते हैं और अपने चप्पल घिसा लेते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के टाइम पे,
नाउ ए जनरेशन आर वेरी फास्ट, स्पॉट पे अप्लाई करेंगे, स्पॉट पे उनको रिजल्ट चाहिए, राइट? क्योंकि ऐसा हो गया है अर्लियर डेज में। अगर आप देखें तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, तो यहाँ पे मैंने इसी तरह एग्जांपल को मेंशन कर दिया है ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि पहले जो है कांग्रेस जब इलेक्शंस के लिए खड़ रही थी तो उन्होंने इलेक्शंस के जो वादे करते थे ना, वो कहते थे कि 5 साल तक हम वाटर सप्लाई करेंगे, आपको ये इंश्योर करेंगे कि आपको प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट 5 साल में ये नारा रहेगा कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर रहेगा, राइट? तो पहले पाइपलाइंस बिछा देंगे, नेक्स्ट जब इलेक्शन का टाइम आएगा, जब ये वादा करेंगे अब कंटिन्यूस सप्लाई रहेंगे। अभी वो दिन जो चले गए हैं, अभी द पीपल विल एक्सपेक्ट द फास्ट डिलीवरी, राइट? सो ईच एंड एवरी एक्शंस विल बी काउंटेड। इसीलिए जब कभी भी आईएएस ऑफिसर को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भी इस मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में सेपरेट चैप्टर ही रहता है, हाउ टू डिलीवर द थिंग्स फास्ट। सो किस तरह से आप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आप ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस भी आपको रहते हैं ताकि आपकी जो पॉलिसीज, आपके माइंड को जो क्या क्या आइडियाज आते हैं, दे विल नीड इट इन द टाइम। सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया है, तो उसको किस तरह से पहुंचाना है और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर सक्सेसफुल ई गवर्नेंस की बात करें तो पहली बात 24/7 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों। सो ऐसा नहीं है कि आपने ई गवर्नमेंट सर्विसेज तो लॉन्च कर दिया गया है, बट एक्सेसिबल ही नहीं है पब्लिक के लिए। द पब्लिक कैन नॉट इवन एक्सेस दैट। ओके, सो मेन बेसिक थिंग क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर आज जो रूल कर रही है ना कई सारे सेक्टर्स में, तो वो लोग क्या करते हैं, 24/7 सर्विस सप्लाई करते हैं। कभी भी कॉल कीजिए, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यू विल गेट द सर्विसेज। तो इसी तरह का मॉडल अपनाना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को भी, ताकि अपने जो ई गवर्नमेंट सर्विसेज है उसको इम्प्रूव कर सकें। अभी तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट टाइमिंग्स किस तरह है, 9 से 6 रहेगा या 10 से 7 रहेगा, इस तरह से गवर्नमेंट टाइमिंग रहेंगे। ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट, आई एम नॉट कमेंटिंग टू एनी गवर्नमेंट सेक्टर्स। ओके, तो 24 आवर्स रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भी सर्विसेज है आउटसाइड ऑफिस आवर्स भी इन लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। सो नेक्स्ट हो गया एक्सेसिबिलिटी। पहली बात अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी। अवेलेबिलिटी है बट एक्सेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है स्कीम्स के बारे में, और किस तरह से एक्सेस करें, क्या क्या फॉर्म्स फिलअप करें, लोगों को पता ही नहीं, किस तरह से पीएफ अप्लाई करें। तो उसके बारे में भी अवेयरनेस स्कीम लेकर आना वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक प्रॉपर कैंपेन लगाया जाए, हर विलेजेस में जाकर एक जो है प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन लगाकर लोगों को बुला कर उनको अवेयरनेस क्रिएट करें। देखिए भाई, आप सपोज कोई स्कीम है रिलेटेड टू फार्मर्स, इफ दे आर एलिजिबल और नॉट, देन हाउ दे कैन एम्प्लॉय, ओके, हाउ दे कैन गेट अवेल अंडर दिस स्कीम, किस तरह से बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, राइट? ताकि टारगेट यूजर रहता है ना, उसको बेनिफिट हो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आर द 2 क्राइटेरियाज विच आई मेंशन्ड हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तो कई सारे क्राइटेरियाज है, ऐसा नहीं बोल के। उसके बाद आपको आएगा अफोर्डेबिलिटी, उसके बाद आएगा आपको डिलीवरी एक्सपेक्टेंस, तो कई सारे। बट मुझे जो 2 अच्छे लगे, जो इंपॉर्टेंट है, वो है 2 अवेलेबिलिटी हो गया, नेक्स्ट हो गया आपको एक्सेसिबिलिटी। 2 भी आपको इंटरलिंक है दोस्तों, अवेल है एक्सेस नहीं है, एक्सेस है अवेलेबिलिटी नहीं, तो 2 भी आपको इंटरलिंक होना जरूरी है। सो वी कैन नॉट रिमूव वन एंड वी कैन नॉट एक्सेस वन, राइट? सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हम स्टेजेस ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं। तो मैक्सिमम गवर्नेंस किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने 4 स्टेजेस में बताया है कि प्रेजेंस ऑफ वेब होना चाहिए और इंटरैक्शन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे कम आउट। एंड नेक्स्ट कंप्लीट ट्रांजैक्शन ओवर वेब, वेब इन द सेंस इंटरनेट आप समझ लीजिए। नेक्स्ट हो गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज। क्लियर? फर्स्ट हो गया प्रेजेंस ऑन वेब, नेक्स्ट हो गया इंटरैक्शन ऑन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, नेक्स्ट कंप्लीट ट्रांजैक्शन ओवर वेब एंड इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज। सो प्रेजेंस ऑन द वेब की बात करें, एक पहला स्टेज है ई गवर्नमेंट का कि जब आप कोई स्कीम इंटरनेट के जरिए से आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक पार्ट। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी देन व्हाट विल द पब्लिक विल डू? ओके, सो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट बनाई जाए, वहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिए जाए, ओके, और प्रॉपर जो इंटरैक्टिव वहाँ पे एक चैट बॉक्स क्रिएट कीजिए आप। कई सारे ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ है जो कि वो एक ऑटोमेटेड चैट बॉक्स, अगर आप देख रहे हैं कई सारे वेबसाइट्स में आपको देखने को मिलेगा, दे ऑटोमेटिकली टॉक विद द कस्टमर्स। तो अपने प्रेजेंस को आप बढ़ाइए, राइट? उसके बाद जो है इंटरैक्शन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, ये सेकंड स्टेज कहा गया है, बिकॉज विदाउट द प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द सिटीजन्स हाउ द गवर्नमेंट कैन फ्रेम द पॉलिसीज। जब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ एरियाज में आपको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एरियाज के आपको प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एरियाज में आपको सैनिटेशन का रिक्वायरमेंट होता है, राइट? और कुछ एरियाज में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज रहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रहती है, कई सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं।
जब आप गवर्नमेंट प्रॉपर पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, देन हाउ विल यू क्रिएट द स्टेज फॉर द पब्लिक। ओके, तो जब उस वक्त क्या होता है, जब प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो तो छोटा सा छोटा टास्क भी आपको बड़ा लगने लगता है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको बनाना ज़रूरी है, ताकि हम लोगों की राय को जान सकें और जितने भी गवर्नमेंट फंक्शंस हैं उसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। दिस इज सेकंड स्टेज। और जो थर्ड स्टेज की बात करें, कंप्लीट ट्रांजैक्शन ओवर वेब। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, क्योंकि पेमेंट हो गया, आपको डिजिटल पेमेंट्स हो गए, तो सारा कुछ आप अगर इंटरनेट के जरिए से करते हैं, वी कैन अवॉइड द फ्रॉड्स। ओके, so it will create a entirely fairly complex between citizens and government। okay, जैसे पेमेंट ऑफ बिल्स हो गया, टैक्सेस कलेक्ट करना हो गया, इनकम टैक्स फाइल करना हो गया, राइट। आजकल तो कई सारे बिल्स जो है आपको ऑनलाइन ही पे करने पड़ते हैं, जीएसटी रिटर्न्स हो गया, सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके वजह से क्या होता है, एक फेयर कॉम्प्लेक्स और फेयर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है और भरोसा भी होता है लोगों के बीच में। एंड नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज। तो आगे चलकर गवर्नमेंट इंटीग्रेशन कर दे सर्विस को, कि कई सारे गवर्नमेंट के ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो हर प्लेटफॉर्म के लिए आपको सेपरेट ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे ईपीएफओ के लिए अलग ऐप है, आधार लिंकेज के लिए अलग ऐप है। तो ये सारा कुछ आप अगर एक जगह इंटीग्रेट कर देंगे, दैट विल क्रिएट ए कन्वीनियंस फॉर द पब्लिक, राइट। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऐप्स के साथ ये लोग आते हैं। सो इफ यू कम अप विद द सिंगल डिपार्टमेंट और सिंगल प्लेटफॉर्म, इट विल क्रिएट, इफ यू इंटीग्रेट दैट वन, दैट विल कन्वीनियंट फॉर द पब्लिक। ओके, इससे क्या है, आपको इंटरैक्शन भी बना रहेगा। ओके, सारा कुछ लिंक रहेगा, आपको प्रेजेंस ऑन वेब भी रहेगी, पब्लिक आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हो गया, आपको कंप्लीट ट्रांजैक्शन और ओवर वेब भी कर सकते हैं। सो दिस आर द फोर मेनली स्टेजेस हाउ टू अचीव द ई गवर्नेंस। तो क्लियर हो गया आपको? पहली बात तो मैं बता दिया आपको किस तरह से मेन क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ गवर्नेंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द मॉडल्स व्हिच आर फॉलोड बाय द ग्लोबल मार्केट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हम अपने खुद के मॉडल्स को डेवलप कर सकते हैं कि ग्लोबली जितने भी डेवलप कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो 3 तरह के मॉडल्स फॉलो करते हैं दोस्तों फॉर ई गवर्नेंस पर्पस। तो पहला मॉडल हो गया वेराइटी एंड बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑपरेशन के अंदर कई सारे पार्ट्स को डिवाइड कर दिए जाते हैं। सपोज आप ले लीजिए प्रधानमंत्री जनधन योजना। इनका मकसद यही है कि अकाउंट्स को खोला जाए। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, हर विलेज में जाकर, सपोज मैं एग्जांपल देख रहा हूँ आपको, ये एक मेन ऑपरेशन है कि अकाउंट्स खोला जाए। और इसको कैसे कैरी आउट किया जा रहा है, उसमें सब पार्ट्स कर देंगे आपको, कई सारे ऐसे ग्रुप्स बना देंगे, स्मॉल ग्रुप्स, और हर जगह उनको टास्क दे दिया जाएगा कि आप जो है, इनका डेली टारगेट रहेगा इतने लोगों का इतना अकाउंट खोलना चाहिए। वेराइटी एंड बेस्ट प्रैक्टिस इसे कहते हैं। हर ऑपरेशन को टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये लोग, एंड दे विल अचीव द टारगेट। क्लियर आपको? अल्टीमेटली तो टारगेट आपको अकाउंट्स खोलने का ही है, बट डिवीजन आपको रहेगा। नेक्स्ट हो गया सेकंड मॉडल कॉल्ड सिविक आइडिया। तो सिविक आइडिया इज नथिंग बट सिटीजन सेंट्रिक मॉडल इसे कहते हैं। हायरार्की मॉडल होता है दोस्तों, जहां पे टॉप मैनेजमेंट से लेकर लो मैनेजमेंट तक काम किया जाता है। ओके, जैसे कि पंचायत सेक्रेटरी हो गया, उसके बाद आपको मंडल ऑफिसर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इस तरह से जो कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, इस तरह से कई सारे हायरार्की रहते हैं आपको। तो हायरार्की लेवल में काम करना, दिस इज ऑल्सो सिविक आइडिया ऐसे कहा जाता है। देखो, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट हो गया स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ ई गवर्नमेंट। ये दिस इज थर्ड मॉडल। इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली काम करते हैं। ओके, इस फ्रेमवर्क में क्या कहते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। एक साइड ऑफ कॉइन आप इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, दूसरे साइड ऑफ कॉइन ये भी चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ओके, क्या फीडबैक आ रहा है लोगों से, ये भी आप चेक करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप पब्लिक से फीडबैक ले रहे हैं तो एट द टाइम आप उस पॉलिसी या फिर कोई भी चीज हो, कोई भी स्कीम हो, उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पब्लिक रिव्यू। ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलता आ रहा है आपको। क्लियर हो गया? फर्स्ट मॉडल वेराइटी एंड बेस्ट प्रैक्टिस, सेकंड मॉडल सिविक आइडिया, थर्ड मॉडल जो है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ ई गवर्नमेंट। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स जो अभी ग्लोबली फॉलो किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंडिया भी इसी तरह के मॉडल्स को फॉलो करे, इन द सेंस कि नए मॉडल्स को डेवलप करे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखिए, अभी जो है नेक्स्ट आयरन एंड स्टील की अगर बात करें तो कस्टम ड्यूटी हैज़ बिन रिड्यूस। अगर नेक्स्ट हम बजट के पर ही आते हैं, तो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दिया गया है ड्यू टू 7.5%। ओके, एंड नेक्स्ट ड्यूटी ऑन स्टील क्रैप जो अगर आप देखेंगे तो उसको भी जो एग्जाम कर दिया गया है फ्रॉम 31 मार्च 2022 तक।
और एंटी डंपिंग ड्यूटी है दोस्तों, काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी रहेगी इसमें, ये भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है आपको स्टील के प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ब्रीफ आइडिया हो। इसमें बहुत कम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट एनी हाउ नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। और कॉपर स्क्रैप के ऊपर इन्होंने ड्यूटी रिड्यूस कर दी है फ्रॉम 5% टू 2.5%। नेक्स्ट हुई टेक्सटाइल की बात। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी नाइलॉन चिप्स और नाइलॉन फाइबर और इसके ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया है बाय 5%। लेट्स मूव ऑन। क्लियर हो गया आपको पेज है। नेक्स्ट केमिकल्स की अगर बात करें, सो दे हैव रिड्यूस द ड्यूटी ऑन नाफ्ता, नाफ्थलीन जो वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल माना जाता है, इट विल यूज इन मेनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। तो इसके ऊपर जो है ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई थी बाय 2.5%। और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशंस भी इन्होंने ताकि इसलिए कस्टम ड्यूटी रेट्स ऑन केमिकल्स बढ़ा दिया गया ताकि हम जो डोमेस्टिक वैल्यू प्रोडक्शन है उनको हम बूस्ट अप करें। ओके, उनको जो हर्डल्स फेस कर रहे हैं ये लोग, उसको हम रिव्यू किया जाए। इसके रिगार्डिंग केमिकल्स के इन्होंने नाफ्ता के सिर्फ नाफ्ता पर रिड्यूस किया है, बाकी के सब कस्टम ड्यूटीज जो केमिकल्स थे उसके ऊपर इंक्रीज कर दिया गया। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी दे वांटेड टू मैन्युफैक्चर द सोलर पैनल्स इन अवर इंडिया ओनली। ओके, सो जैसे कि इन्होंने कहा है कि जो ड्यूटी ऑन सोलर इन्वर्टर्स ये भी जो है, सो जो कस्टम ड्यूटी है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 5% टू 20%। ओके, और जो सोलर लैंटर्न जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उसके पर भी ड्यूटी इंक्रीज करके 15% कर दिया गया है ताकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। दैट इज आत्मनिर्भर भारत। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिहाइंड ऑल दिस इंक्रीजिंग द टैक्स। ओके, नेक्स्ट कैपिटल इक्विपमेंट। कैपिटल इक्विपमेंट के ऊपर कई सारे जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं और इसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दी गई। ये सारा चीज़ें आपको महंगी हो चुकी हैं इस बजट के आने के बाद। और दूसरी तरफ देखें तो गोल्ड एंड गोल्ड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी वो भी रिड्यूस कर दिया गया है, फ्रॉम 12% था अभी 7.5% कर दिया गया है। नेक्स्ट द ड्यूटीज ऑन टेक्सटाइल, जो क्लॉथ्स थे सिल्क उलन, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, एंड जो कैपिटल इक्विपमेंट्स तो ऑटोमोबाइल पार्ट जो मैन्युफैक्चर जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको भी इंक्रीज कर दिया गया ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर सके, राइट। सो दिस इज एंटायर अबाउट द पिलर 6 कि मैक्सिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में हमने पढ़ा था। किस तरह से मैंने आपको ई गवर्नेंस कैरी आउट किया जाता है, उसके स्टेजेस के बारे में बता दिया, उसके जो मॉडल्स हैं जो ग्लोबली फॉलो किए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बजट में मेंशन किए गए थे एट लास्ट वो भी मैंने मेंशन कर दिया। तो अभी हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं। इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं इन द प्रीवियस कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर 2020 से और 21 तक, उन्होंने वो भी मेंशन किया है। क्योंकि अगर आप कोविड-19 पैंडेमिक में देखें तो उन्होंने एक स्कीम लाई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बोल के बड़ी फेमस स्कीम थी वहाँ पे, आपने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर में भी। तो एक्चुअली स्कीम का जो बजट था वो 2.76 लाख करोड़ था। तो इसके तहत इन्होंने 80 करोड़ पीपल को फ्री फूड ग्रेन दिया है और 8 करोड़ फैमिलीज को इन्होंने कुकिंग गैस सप्लाई की है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। ओके, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी हुआ है दोस्तों 40 करोड़ फार्मर्स को। ओके, और वुमेन्स को, जो एल्डरली पीपल हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, उनको भी कैश ट्रांसफर किया गया था बाद में। तो ये सारा कुछ अचीवमेंट्स इन्होंने मेंशन किया है ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट की। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें, वन नेशन वन रेशन कार्ड इन्होंने लाया है। इसके बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में जो आई थिंक थर्ड पिलर में हमने डिस्कस किया था, इन डिटेल एनालिसिस की थी हमने वन रेशन कार्ड के बारे में। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड लेबर रिफॉर्म्स हो गया और रीडेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज। तो अभी एमएसएमईज जो है पहले इनके जो सर्विस और इसके सेक्टर के बेसिस पर क्लैरिफाई किया जा रहा है, अभी वो टर्नओवर के हिसाब से इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। और मिनरल सेक्टर को किस तरह से इन्होंने कमर्शलाइजेशन किया है, प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से इन्होंने अलाउ किया है मिनरल सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी प्राइवेटाइज करने की बात की गई थी। कई सारे जो फिजिकल स्टिमुलस पैकेज लाए गए थे ना, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, जो स्टिमुलस पैकेज 1.0 2.0 उसमें क्लियरली मेंशन किया गया। और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके बारे में भी हमने पिलर 2 या पिलर 3 में हमने डिस्कस किया है डिटेल के बारे में। तो मैं गुजारिश करता हूँ, सारा कुछ हमने डिस्कस किया है इन प्रीवियस पिलर्स, तो आप उस लेक्चर्स को देखिए ताकि आपको क्लियर जो है माइंड हो जाए। तो दिस इज अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों, एंड दिस इज अ लास्ट पार्ट ऑफ आवर बजट एनालिसिस, दैट इज 6th पिलर, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस बजट की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आई हैव कम अप विद सम ऑफ द इनोवेटिव टेक्निक्स। क्योंकि सभी लोग जो है, कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि 1 घंटे का 1.5 घंटे का ये लोग बना देते हैं वीडियोस, और सारा कुछ जो भी मेंशन किया हुआ है बजट में
वो सारा कुछ पढ़ा देते हैं, इसके स्कीम के अंडर इतना अलोकेशन, इतना अलोकेशन हुआ है। बट एनी हाउ डिटेल एनालिसिस जैसा हमने किया है एक एक स्कीम को लेकर, और इसके इन डेप्थ हमने गए हैं, कब इसको जो है फाउंड किया गया था, कब इसको लाया गया था, किस तरह से इसका एवॉल्वमेंट हुआ है, और इस बार बजट में कितना अलोकेशन किया गया था, सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। ओके, तो छोटे छोटे लेक्चर्स का पार्ट ये उतना बर्डन भी आपको नहीं दिखेगा कि 1 घंटा 1.5 घंटा। थोड़े लोग होते कि क्या होता है, उतना टाइमिंग देख के ही नहीं देख पाते, उनके पास टाइम कम रहता है। तो आई रिक्वेस्ट टू कि सी ऑल द बजट सीरीज। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक और कुछ इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।